महाकुंभ के बाद उत्तराखंड के अर्ध कुंभ की चर्चा। धामी सरकार ने शुरू की तैयारियां। सीएम ने गठित समिति के साथ की समीक्षा बैठक। देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव जारी। बीजेपी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय का कर रहे घेराव। भाजपा में विधायकों की बयानबाजी जारी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लगाई अरविंद पांडे और बिशन सिंह चूफान की क्लास। पार्टी फोरम पर ही मुद्दे उठाने की दी नसीहत। उत्तराखंड में आपदाओं का कहर जारी। 5,000 करोड़ का हुआ नुकसान। केंद्र सरकार को जाएगी आपदा रिपोर्ट। केंद्रीय टीम करेगी जमीनी निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। देहरादून में एक समारोह आयोजित होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 सितंबर को यह आयोजित होगा। IRDT सभागार में कार्यक्रम होगा। 13 महिलाओं को यहां पर जो है शामिल किया जाएगा। इस बीच एक खबर आपको बता दें, जहां पर अर्ध कुंभ को लेकर इस समय चर्चाएं चल रही हैं और इस बीच व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। सीएम धामी ने यहां पर अर्ध कुंभ को लेकर एक समीक्षा बैठक की है और इसी के साथ साथ सीएम धामी ने तमाम जरूरी दिशा निर्देश जो हैं दिए हैं। महाकुंभ के बाद अब उत्तराखंड में अर्ध कुंभ की बारी है और ऐसे में अर्ध कुंभ को लेकर चर्चाएं बेहद तेज हैं। धामी सरकार ने इसको लेकर तैयारियों की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। कुंभ मेला जो है वो 2027 में लगना है और ऐसे में इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं और ऐसे में कुंभ मेला 2027 को लेकर तैयारियों की कवायद शुरू होते हुए जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक की है। इसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं और जैसे कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कितना भव्य और दिव्य रहा, तो कहीं ना कहीं वहां के मॉडल को देखते हुए भी वहां की व्यवस्थाएं किस तरीके से सुदृढ़ की गई, वहां की व्यवस्थाओं को किस तरीके से हैंडल किया गया, वहां से सीख लेकर अब जो है उत्तराखंड में जो अर्धकुंभ रहने वाला है उसको लेकर जो है तैयारियां अब शुरू हो गई। जैसे कि आपने देखा भी था, जब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हुआ था तो अर्धकुंभ पता है कि आयोजित होना है उत्तराखंड में। इसको लेकर एक टीम जो है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में पहुंची थी, जहां पर तमाम तैयारियों का जायजा उनकी ओर से लिया गया था, निरीक्षण किया गया था और देखा गया था कि आखिर किस प्रकार इतने व्यापक स्तर पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इतनी ज्यादा अपार भीड़ को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है और उसी से प्रेरित होकर अब अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। और ऐसे में 2027 में होने वाला ये अर्ध कुंभ जिसको लेकर तैयारियां अभी से होना शुरू हो गई हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की है, समीक्षा बैठक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहे, मंत्रीगण भी मौजूद रहे, जिनके साथ चर्चा हुई है अर्ध कुंभ को लेकर कि आखिर किस प्रकार इसको और ज्यादा भव्य दिव्य बनाना है। और पहले से ही तमाम तैयारियों की कवायद जो है वो शुरू हो गई है ताकि जब कुंभ मेले का समय आए यानी 2027, हालांकि इसमें अभी एक लंबा समय है, एक लंबा दौर इसमें बाकी है, तो ऐसे में तमाम तैयारियों को जितना समय दिया जाए उतना ज्यादा अच्छा। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तैयारियों की कवायद अब शुरू होते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई है कि आखिर किस प्रकार क्राउड मैनेजमेंट होना है और तमाम जो व्यापारी अर्ध कुंभ में शामिल होने पहुंचे अपनी स्टॉल्स लगाने के लिए, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी है। और व्यापक स्तर पर जब अपार सैलाब वहां पर पहुंचेगा तो सबसे बड़ा जो कहा जाए कि एक चुनौती रहने वाली है वो है क्राउड मैनेजमेंट की। तो उसी को लेकर पहले से तैयारियां, पहले से एक प्लान बनना जो है अब से शुरू हो गया है। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहे, तमाम मंत्रियों की भी इसमें मौजूदगी रही। ऐसे में सभी का रुख इस समीक्षा बैठक में सुना गया है कि अर्धकुंभ को लेकर उनके मन में क्या है और किस प्रकार की तैयारियों को वो देखते हैं। इस अर्धकुंभ को लेकर कितने लोगों के आने का अनुमान है, इस पर भी चर्चा हुई है और व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की समीक्षा जो हुई है उसकी अध्यक्षता करते नजर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां सत्ताधारी भाजपा में टकराव की ताजी लहर सामने आई है। विवाद की शुरुआत हुई जब वरिष्ठ विधायक
और पूर्व मंत्री बिशन सिंह चूफान ने दर्जाधारी मंत्री हेमराज बिष्ट पर कुछ आरोप लगाए और इसका जवाब हेमराज बिष्ट ने तीखे शब्दों में दिया। उन्होंने सीधे तौर पर बिशन सिंह चूफान पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि पहले वो ये बताएं कि उनकी बेटी की तीलू रौतेला पुरस्कार किस योग्यता के आधार पर उनको दिया गया है। ये बयान साफ तौर पर चूफान के परिवार और निजी उन पर हमला माना जा रहा है। इस बीच भाजपा संगठन ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि अब कोई भी विधायक अपनी नाराजगी सोशल मीडिया या बयानबाजी के जरिए जाहिर नहीं करेगा। कई बार कहने का जो भाव होता है, आवेश होता है, वो कई बार ज्यादा बड़ा हो जाता है, विषय छोटा हो जाता है। सिर्फ विषय इतना है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड प्रदेश वासियों से, देवभूमि के लोगों से आह्वान किया कि आप डबल इंजन की गवर्नमेंट बनाइए, हम प्रदेश को सुविधा देंगे, तो देवभूमि के लोगों ने, सैनिक भूमि के लोगों ने मोदी जी के इस बात को आत्मसात किया और कमल के फूल पे वोट डालकर बीजेपी को जिताया। और जब बीजेपी जीत गई तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, विधायक सब लोग एकजुट होकर इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर जो कोई छोटे लेवल पर कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए कहीं गड़बड़ करता है तो हमको जनता ने इसीलिए चुन के बैठाया हुआ है कि गलत ना होने दें। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस में टकराव लगातार जारी है। बीजेपी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोला है और कांग्रेस का बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव देखने को मिला है। महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों को लेकर घेराव हुआ है। नारी सर्वे रिपोर्ट में देहरादून महिला सुरक्षा फेल होती हुई नजर आई है। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था और ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से घेराव किया गया। उत्तराखंड की राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, जिसके बाद अब महिला कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया है और इस तनाव के बीच भाजपा मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा वहां पर रखी गई है। राजनीतिक हलकों में ये कदम दोनों पार्टियों के बीच बढ़ते संघर्ष का संकेत भी माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक एक दूसरे के विरुद्ध सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस ने भी दोनों पक्षों के बीच किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है और ऐसे में एक दूसरे के कार्यालयों का घेराव का सिलसिला इस समय देखने को मिल रहा है। और इस बीच गरिमा दसौनी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गई है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। और ऐसे में अब मुद्दा ये है कि पहले उन्होंने आपके कार्यालय का घेराव किया था, अब आपकी ओर से किया जा रहा है। क्या कुछ अहम मुद्दे हैं आपकी तरफ से? देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही मैं कहूँगी फिजूल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव किया या हमला बोला, जबकि संवैधानिक रूप से, नैतिक रूप से या कानूनन रूप से ये गलत था। बेसिकली आज तक तो कम से कम 78 साल हो गए हैं इस देश को आजाद हुए, कभी इस तरह का दृश्य देखने को नहीं मिलता था कि कोई राजनीतिक कार्यालय जो है या कार्यकर्ता अपने विपक्षी दलों के कार्यालय पर इस तरह से हमला बोले। लेकिन ये पहली बार इस तरह की परिपाटी शुरू हो रही है। वहाँ पथराव किया, लहूलुहान कर दिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार में। उसके बाद आपने कल वेस्ट बंगाल में देखा, आपने अब अंडमान में इन्होंने धमकी दे रखी कि अंडमान के कार्यालय में देंगे। यहाँ उत्तराखंड के भाजपाई पता नहीं क्यों इतना उछल रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, जो इन्होंने हमला बोला था उसको लेकर, कि राहुल गांधी की मां को गाली दी प्रधानमंत्री मोदी ने, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की मां को गाली देते किसी ने राहुल गांधी को देखा? क्या गाली क्या दी गई, इस देश को पता है कि क्या बोला गया उनकी मां से? सिर्फ इतनी थी कि राहुल गांधी महज इतना कह देते कि जो हुआ गलत हुआ, कार्यकर्ता जो है जिसने भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है उसको हम घसीट कर सामने लाएंगे, माफी मंगवाएंगे। लेकिन उनकी ओर से ये नहीं कहा गया। पवन खेड़ा कह देते हैं कि ये तो बीजेपी ही है जो शरारत कर रही है। इस तरीके के बयान असंवेदनशील हो जाते हैं ना। मेरा जवाब ले लीजिए। जो भाजपा ने FIR दर्ज करी ना, अब तो वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया जिसने किया ये कांड। इस व्यक्ति का अभी तक खुलासा ही नहीं हो पा रहा, ये व्यक्ति है कौन।
और जो एफआईआर भाजपा की तरफ से दर्ज हुई है इस पूरे मामले में, दरभंगा मामले में, उस एफआईआर में ना आरजेडी के किसी कार्यकर्ता का नाम है ना कांग्रेस के कार्यकर्ता का। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस व्यक्ति का कोई राजनीतिक इतिहास ही नहीं था। अगर भाजपा के लोग इतना ठोक बजा के राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो फिर एफआईआर में किसी कांग्रेस कार्यकर्ता का नाम क्यों नहीं है, किसी आरजेडी कार्यकर्ता का नाम क्यों नहीं है? बेसिकली होता क्या है मैम, इस तरह के आयोजन में अपने स्लीपर सेल घुसाए जाते हैं, उनसे खुद को ही गाली दिलवाई जाती है। और 3 तरह की मॉडस ऑपरेंडी भाजपा की मैं आपको बताना चाहती हूँ 2014 के बाद। पहली है हिंदू मुसलमान करो, मुजरे की बात करो, मुसलमान की बात करो, मंगलसूत्र की बात करो, मटन की बात करो, मस्जिद, मजार, मदरसे, इनकी बात करो और फूट डालो और राज करो। दूसरी मॉडस ऑपरेंडी है सेना का शौर्य पराक्रम पर राजनीति करो, पुलवामा पर करो, बालाकोट पर करो। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो बैकफायर कर गया इनको। जिस वक्त पूरा देश कमर बांध कर और पूरा चौकन्ना होकर देख रहा था कि अब तो घुस के अंदर घुस के मारेंगे, उस समय हमने सीज फायर कर दिया पापा जी के कहने पर, ट्रम्प जी के कहने पर। तो सेना के मामले में भी इस समय भाजपा बैकफुट पर है। नहीं, तीसरा तो सुन लीजिए, तीसरा मॉडस ऑपरेंडी, अरे मैं उसी पर आ रही थी। आपने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और बोले कि हमारे बीच में किसी ने इंटरफेयर नहीं किया है। जब उन्होंने लोकसभा में ये बात बोल दी कि किसी भी राजनेता ने बीच में इंटरफेयर नहीं किया है, आप कह रहे थे पहले कहो कहो कहो, जब उन्होंने कह दिया तो उसके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं। तो चित भी आपकी, पट भी आपकी, ये कैसी राजनीति है? समझ से पट सुनिए, चित और पट हमारी नहीं है। ये जो 50% टैरिफ आप झेल रहे हैं ना, टैरिफ शब्द का मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा है। अकेले मैं उत्तराखंड से जुड़ी हूँ आपके साथ, अकेले उत्तराखंड को इस टैरिफ लगने से 300 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो पूरे देश का सोचिए आप, 40,000 तो वीजा फीस बढ़ा दिए 13,000 से अमेरिका ने। तो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा, चित और पट किसी कांग्रेस की नहीं हो रही है, यहाँ तो पूरे देश की पट हो गई है। तीसरी मॉडस ऑपरेंडी सुन लीजिए पहले आप, बात काटने से पहले। पहला हिंदू मुसलमान, दूसरा सेना, और तीसरा है हाय मेरी माँ को गाली दे दी, हाय मुझे गाली दे दी। हर चुनाव में हम यही देखते हैं कि हाय मुझे नीच कह दिया, छाती पीट पीट करके रोते हैं। मैंने आपसे एक मौजूद सवाल पूछा कि जब राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं कि उस व्यक्ति ने कहा क्या, प्रधानमंत्री मोदी की माँ के लिए कहा क्या गया, कोई चैनल चला तो दो भैया, हम भी तो सुने क्या कहा गया उनकी माँ के लिए। एक राई का पहाड़ आप लोगों ने बना दिया है बिना बात के, और कांग्रेस को जबरदस्ती आप लोग घसीट रहे हैं। एफआईआर कांग्रेस पर कर नहीं पा रहे हैं। जब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, उसकी फोटो तो शिवराज चौहान के साथ है, छाई हुई है। इसका मतलब वो मध्य प्रदेश का व्यक्ति था, इसका मतलब वो भाजपा या आरएसएस का व्यक्ति था जो घुस गया हमारी रैली में। जब आप हजारों की भीड़ होती है और जब नेता भाषण देके या रैली करके निकल जाते हैं, उसके बाद उस मंच पे कौन चढ़ रहा है कौन नहीं चढ़ रहा है, ये कांग्रेस का लेना देना है क्या? उस मंच को हमने हायर किया होता है, टेंट वाला आता है, वो टेंट लगाता है, वो पटले लगाता है, टेबल लगाता है, दरी बिछाता है। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसके मंच उखाड़ने से पहले कोई एरा गहरा नत्थु गहरा उस मंच पे चढ़ गया और उसने कुछ कह दिया। अब मैं आज की बात पे आती हूँ, कार्यालय पे जो हमला हुआ उस पे आती हूँ। हमला किया, उत्तराखंड भाजपा ने हमला किया कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर। हमारे साथ संजीव जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर पूरा मुद्दा कुछ गरिमा जी की ओर से कहा जा रहा है कि पहले आपकी ओर से उनका घेराव किया गया कार्यालय का, इसलिए एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर वो बात करते हुए नजर आ रही हैं कि जिस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, किसी ने कुछ सुना नहीं है उन्होंने क्या बोला है, ये बात उनकी ओर से कही जा रही है। और बीजेपी के शरारती तत्व हैं जो ये हरकतें करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो चलती फिरती झूठ की दुकान है, इनका एक एक शब्द एक एक झूठ के लबादे में पिरोया हुआ रहता है। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से था, जिसका कांग्रेस के गुंडों ने वहां पर उसको एक तरह से नया रंग रूप देने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी के जो चिर युवा राहुल गांधी जो गाली गलौज और तू ताड़ कर उतर आए हैं, क्योंकि उनका जो स्तर पूरा देश देख रहा है, वो संसद में भी उनकी लगते हैं। तो ये तो मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगी।
मैं एक बात कहूँ एंकर महोदया, पूरा देश देखता है। तो मैं सोचता हूँ एंकर महोदया, जो इस समय एंकर महोदया, खम्बा नोचे वाली एक भूमिका एंकर में आ रही महोदया, है, क्योंकि सत्ता से जब ये लोग बाहर रहते हैं तो ये लोग बिलबिला उठते हैं और उसके लिए किसी भी स्तर तक अगर गिर जाना पड़े तो ये लोग पीछे नहीं हटते। इस प्रकार से इनका जोर शोरोस जो इनका कांग्रेस पार्टी के पिताजी हैं, जो लगातार भारत को तोड़ने का लगातार षड्यंत्र करते हैं और जिसके महत्वपूर्ण टूल के रूप में राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी क्या बोल रहे हो यार, खड़ी हुई है। ठीक है मैं सोचता हूँ शर्म आनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी की माताश्री जो दिवंगत है उन तक को ये लोग बकसते नहीं है, उन तक के लिए अपशब्द बोलना, उनको गाली गलौज करना, मैं सोचता हूँ कांग्रेस का यही स्तर रह गया है और इसी कारण से 15 साल संजीव जी पढ़ेंगे पहले पूरा। अच्छा, मैं निवेदन ये कर रही थी एंकर महोदय, आपने कहा कि एक आप लोग जो है निंदा प्रस्ताव कर देते, आप लोग निंदा कर देते उस घटना की, माफी मांग लेते पीएम साहब से। पीएम साहब ने मांगी है आज तक जर्सी गाय बोलने के लिए माफी, कांग्रेस की विधवा बोलने के लिए माफी, या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? मैंने किया ही नहीं, मैंने कहा सोनिया गांधी ने माफी मांगी क्या मौत का सौदागर बोलने के लिए? चौकीदार चोर बोलने के लिए राहुल गांधी ने माफी मांगी क्या? क्योंकि तथ्य तो तुम कुछ लाए नहीं हो, बताओ ना तथ्य, बताओ ना। चोर बोलने के लिए राहुल गांधी ने माफी मांगी क्या? नहीं, वो तो चोरी निकल गई ना, वो तो चोरी निकल के आ रही है सामने। वो चोर बोलने के लिए चुनाव आयोग से माफी मांगी क्या? नहीं, किस लिए मांगे माफी? हम तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं। ना तो किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर विश्वास है, ना आपका सरकार के ऊपर विश्वास है, ना आपका देश के ऊपर विश्वास है। और आप पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में जिस समय अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कांग्रेस की पैरवी कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। आज के मुद्दे पर बात करें मैम। जी बोलिए गरिमा जी। हाँ, आज का मुद्दा देखिए, देहरादून देश के 10 शहरों में शुमार हो गया है सबसे अनसेफ शहरों में। और वाकई हमने मुख्यमंत्री के आवास पर देखा, ये जो प्रोपेगेंडा है ये भी बार लोगों को रिपोर्ट कर चुके हैं, पागल आदमी के साथ मुझे मत बुलाया करो भाई। एनजीओ के माध्यम से इस प्रकार कोई पैनलिस्ट नहीं है भाजपा का, ये अपनी सांठगांठ से आ जाता है चैनल में बैठ के, ये पैनलिस्ट नहीं है, पता करिए आप, पता करिए ये प्रवक्ता है या नहीं है। एक एक करके समय दे रहे हैं, नहीं आप पहले इनका पता तो करिए, ये अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं या नहीं है। आप रोज मुझे भिड़ा देते हैं इनके साथ। आप संजीव, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, संजीव का नाम कहीं उनके प्रवक्ता लिस्ट में नहीं है। आप कहाँ ले आते हो? तथ्य इनके पास होते नहीं है, बोलने के लिए कोई बिंदु इनके पास होते नहीं है। रट्टू चेते की तरह ये चैट जीपीटी से निकाल के पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि आज देहरादून अनसेफ पाया गया है। नारी 2025 एक रिपोर्ट रिलीज करी गई नई दिल्ली में, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ने रिलीज करी है, विजया जी ने, और वो मुख्य अतिथि थी उस कार्यक्रम में। उन्होंने विमोचन किया उस रिपोर्ट का। अब यहाँ महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और महिला मोर्चा भाजपा की अध्यक्ष आशा नौटियाल दोनों के द्वारा नकारा जा रहा है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, और आई भी है तो ये सारा कोरा झूठ है। मैं कहना चाहती हूँ कि ये महिला नेत्रियां अपना मखौल उड़ा रही हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय ये है आयोग है, महिला आयोग है, इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वेबसाइट पे तमाम तस्वीरें, वीडियो और विजया जी का भाषण भी है, और पूरी रिपोर्ट का जिक्र उन्होंने किया है अपनी वेबसाइट पे कि इस रिपोर्ट में 31 शहरों का सर्वेक्षण हुआ था, और 31 शहरों में 10 कौन से सबसे सुरक्षित शहर हैं और कौन से सबसे हाँ, तो ये कोहिमा को सबसे सुरक्षित बताया गया, और देहरादून उन 10 शहरों में शुमार है। तो आज हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, और करना भी चाहिए। इससे पहले हमने कभी घेराव नहीं किया। इनका पूर्व संगठन महामंत्री जो है संजय कुमार, उस पर भाजपा की ही महिला नेत्री ने यह आरोप लगाया कि इसने मेरा यौन शोषण किया है, 3 सालों से पद देने के लालच के एवज में ये लगातार मेरे संग दुष्कर्म कर रहा है। अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी के सर्वेंट क्वार्टर्स में एक नाबालिग बच्ची ने, जो उनके सर्वेंट क्वार्टर्स में रहती थी, उसने आत्महत्या कर ली। आज तक राज पर से पर्दाफाश नहीं हुआ कि वो लड़की क्यों मरी,
क्यों उसने आत्महत्या की। एक हफ्ते बाद सुनते हैं उसके भाई ने भी अपने को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो ये दोनों भाई बहन खत्म हो गए, राज हमें पता ही नहीं चला कि कौन सा ऐसा संगीन या गंभीर राज था जो दफन हो गया। ISBT जो देहरादून का बस स्टैंड है, वहां एक दिव्यांग बच्ची ट्रैवल कर रही थी, बस आकर रुकी और 5 लोगों ने बारी बारी उसके संग दुष्कर्म किया। जो बच्ची बोल नहीं सकती थी, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, उसके साथ बस के अंदर 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। तो ये बन तो गया है। अब मैं अगर इनके चंपावत के मंडल अध्यक्ष, सल्ट के मंडल अध्यक्ष, दुग्ध संघ के अध्यक्ष, हैदराबाद के OBC प्रकोष्ठ के सदस्य, इन तमाम घटनाओं का जिक्र वो करते हुए नजर आए कि अब तक क्या क्या हुआ है और किस तरीके से पर्दे के पीछे वो चीजें डाली गई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जिस रिपोर्ट का वो जिक्र कर रही है, नारी सर्वे रिपोर्ट, इसमें देहरादून महिला सुरक्षा जो है फेल होती हुई नजर आई है। आपकी सरकार है, क्या जिम्मेदारी आपकी? देखिए अंकिता, हत्याकांड होता है 24 घंटे के अंदर तमाम जितने भी तीनों हत्या आरोपी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। आजीवन कारावास उनको होता है। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन तमाम जितने भी दुष्कर्म के दोषी थे उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। इंस्टेंटली एक कार्रवाई होती है। अभी जो ISBT पर ये एक कांड हुआ था तो उसमें भी जितने भी उसके दोषी थे इंस्टेंटली उनको गिरफ्तार किया, इंस्टेंटली उनके ऊपर कार्रवाई की। किंतु कांग्रेस पार्टी ये बताए कि जब इनकी सरकारें थी, सर मुझे बताइए, जब आप कार्रवाई कर रहे हैं इसके बावजूद क्यों अपराध हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर? संजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, जब इनकी सरकारें थी उस समय जैनी रेप कांड हुआ था, जो इनके मंत्री हरक सिंह रावत जो उसके अंदर दोषी थे और उसकी वजह से उनको इस्तीफा तक देना पड़ा था। जैनी कहां से आई, कहां चली गई, और पिछले 6-7 सालों तक ये लोग उस मुद्दे को, उस घटना को अटकाए, लटकाए और भटकाए। नहीं, वर्तमान में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वर्तमान में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वर्तमान में 5 साल तो हमने 2 साल में ही कर दिया। आप अभी की बात करिए, क्यों फेल हो रही है महिला सुरक्षा? साफ सीधा सवाल। और देखिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी यहाँ पर सरकार चल रही है। वर्तमान में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और उसका एक बड़ा द्योतक, अभी लोकसभा का चुनाव होता है 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, विधानसभा का चुनाव होता है प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आती है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है। अभी निकाय के चुनाव होते हैं, 11 में से 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर रहे हैं कांग्रेस को उत्तराखंड में, बार बार आप सभी की सभी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन करना है वो इस रिपोर्ट में सामने आता है कि फेल हो गई है और कांग्रेस को 8% से केवल काम चलाना पड़ता है। ये सारी चीजें जनता मोहर लगा रही है कि शानदार शासन चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, जो एक जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति पर हमारी सरकार चल रही है, विकास पर सरकार चल रही है। कांग्रेस को केवल और केवल नेगेटिव राजनीति करनी है, इनके पास बोलने के लिए आज कुछ भी है नहीं, इसीलिए ये प्रोपेगेंडा यहाँ पर फैला रहे हैं और उत्तराखंड को लगातार बदनाम करने का कोई भी मौका ये लोग चूकते नहीं है। जी, नारी सर्वे रिपोर्ट पर जवाब दीजिए, 30 सेकंड का समय। देखिए जो नारी सर्वे रिपोर्ट है, पहली बात तो ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑथेंटिकेटेड कोई मैटर नहीं है और ये जॉर्ज सोरोस की एक NGO है जो जिसमें पूरा का पूरा जिन लोगों के व्यू लिए गए वो भी सारे की सारी कांग्रेस समर्थित लोग हैं जिन्होंने अपना व्यू दिया। और मैं सोचता हूँ अभी तक तो ये लोग देश को ही बदनाम कर रहे थे पूरी तरह से, अब ये प्रदेशों में भी अपनी पैठ जमाने लगे हैं और क्योंकि यहाँ पर देवभूमि है, सनातन संस्कृति है, सनातन के ये लोग घोर विरोधी हैं। 4 धाम यात्रा इस समय यहाँ पर चल रही है, उत्तराखंड को बदनाम करने के लिए
ये इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं और इसके पीछे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल, झूठी और एक मक्कारी वाली जो ठीक है रिपोर्ट संजीव जी, लेकिन अपेक्षा यही की जाती है कि महिला सुरक्षा को किस तरीके से कड़ा किया जाए और जो अगर रिपोर्ट सच भी है जो कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कहा भी जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है, संवेदनशील है कि अब तक महिला सुरक्षा को लेकर जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और इसी की वजह से नारी सुरक्षा जो है यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ और इस चर्चा में आपने हमारे साथ हिस्सा लिया। में इतना ही, नमस्कार।